यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के तीनों फॉर्म हैं, शुगर और स्टार्च एंड सेलुलोज। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड देयर सोर्सेस, उनके क्या सोर्सेस हैं। सो कार्बोहाइड्रेट आज हम इंग्लिश पीडीएफ से लेंगे और तो कंटिन्यू करते हैं। पर कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी फंक्शन प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ऑल्दो अ फ्यू हैव स्ट्रक्चरल रोल्स। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, तो पहला जो इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ग्लूकोज इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द बॉडी सेल्स। देखिए ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है सेल्स के अंदर। जो कोशिका होती है, जो उनके अंदर सेल्स एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो ग्लूकोज को ही का इंटेक करती हैं उनका। So glucose is a major source of energy for all body cells. So 1 gram of carbohydrate provides 4 kilocalories. RBC are particularly dependent on glucose. It is also indispensable for maintenance of functional integrity of the nerve tissue and under normal circumstances. It is the sole source of energy for the brain. Similarly, glucose is important for heart muscles, although fatty acids are the preferred regular fuel for heart muscles. Glycogen in cardiac muscle is an important emergency source. In a damaged heart, poor glycogen store or low carbohydrate intake may cause cardiac symptoms of angina. तो देखिए यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 किलो कैलोरी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। आरबीसी जो आर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज, ठीक है। तो जो हमारी आरबीसी ब्लड सेल्स हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? ग्लूकोज पर। इट इज ऑल्सो indispensable फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, देखिए मतलब हमारी बॉडी किस तरीके से ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड है, या ग्लूकोज को कैसे यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से। इसी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ग्लूकोज। एंड नर्व टिश्यू एंड नर्व्स, जितने भी हमारे नर्व टिश्यू हैं उनकी वो भी हमारा ग्लूकोज को ही का ही इंटेक करती हैं। इट इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। ब्रेन के लिए भी केवल एक ही सोर्स, ब्रेन जो है एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करता है जो है ग्लूकोज। सिमिलरली ग्लूकोज इज इम्पोर्टेंट फॉर हार्ट मसल्स के लिए भी। ऑल्दो फैटी एसिड्स आर प्रेफर्ड, लेकिन जो है हार्ट मसल्स जो है हमारी वो प्रेफर करती हैं फैट को, फैटी एसिड्स को अपने रेगुलर फ्यूल के लिए। तो ग्लाइकोजन जो है जो प्रेफर्ड रेगुलर फ्यूल है हार्ट मसल्स का, वो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। सो ग्लाइकोजन इन कार्डियक मसल इज एन इम्पोर्टेंट इमरजेंसी। सो एक इमरजेंसी सोर्स ऑफ फ्यूल है हार्ट मसल्स के लिए ग्लाइकोजन। तो इन अ डैमेज, ग्लाइकोजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फूड प्रोडक्ट है, किस तरीके से आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का। एंड इन अ डैमेज हार्ट, पुअर ग्लाइकोजन स्टोर और लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक में कॉज कार्डियक। तो या तो आपका बहुत ही पुअर ग्लाइकोजन स्टोर होगा या फिर बहुत लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक होगा, जब आपका कार्डियक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन के लिए कैसे हेल्प करता है? तो कार्बोहाइड्रेट हेल्प इन रेगुलेटिंग द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको हेल्प करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट टू मीट एनर्जी डिमांड प्रिवेंट the channeling too much
protein for this purpose. The protein sparing action allows the major portion of protein to be used for its basic structural purpose for tissue building. Therefore, patients who are unable to eat are temporarily administered 5% glucose solution. So देखिए क्या होता है कि जो प्रोटीन है, तो ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो प्रोटीन का फंक्शन है, जो प्रोटीन का मेन फंक्शन है वो क्या है, टिश्यू बिल्डिंग का एंड बेसिक स्ट्रक्चरल पर्पस। तो मतलब पूरा ये बिल्डिंग का काम करता है पूरी, और ग्रोथ, रिपेयरिंग, इन सब के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है पेशेंट्स हु आर अनएबल टू ईट, जो लोग कोई भी चीज को खाते नहीं खा सकते, तो उनको क्या दिया जाता है, यहाँ पर 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाता है। किस तरीके से, इंट्रावेनसली। तो उनको वेन्स के थ्रू यहाँ पे ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती हैं। तो प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट, तो जब आपके अंदर सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा आपका बॉडी के अंदर, जिससे कि आपकी पूरी एनर्जी की जो डिमांड है तो वो पूरी हो सके, तो उससे आपका क्या होगा, प्रिवेंट द चैनलिंग टू मच प्रोटीन फॉर दिस पर्पस। तो वही काम जो प्रोटीन को करना था वो कार्बोहाइड्रेट पूरा करेगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को का भी हेल्प करता है, एंड साथ साथ में प्रोटीन का जो काम है इन इमरजेंसी केस उसको भी पूरा करता है। तो इस तरीके से अगर कोई सिक पर्सन है, पेशेंट है, तो उसको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे कि आपका बॉडी जो मतलब टिश्यू रिपेयरिंग है, टिश्यू फॉर्मेशन है, वो भी सही से होता रहे और एनर्जी सोर्स भी आपका बना रहे। Anti-ketogenic effect presence of carbohydrate is necessary for normal fat metabolism। देखिए, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी है एंड फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी। In the absence of sufficient carbohydrate, large amount of fat are used for energy। देखिए, एनर्जी के सोर्स दो ही होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी यूज करती है या फिर फैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट होता है फॉर एनर्जी, तो उसके तब लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स आर यूज। तो फिर हमारी बॉडी किसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज करती है, फैट को। तो this result in incomplete oxidation and accumulation of ketone bodies. This may in turn lead to acidosis, sodium imbalance and dehydration in extreme conditions such as starvation and uncontrolled diabetes. Ketoacidosis is जो acidosis is a common complication। तो यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्वेशन, यानी कि आप एक भूखमरी की जब कंडीशन आ जाती है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है, कि डायबिटीज को भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी क्या कंडीशन होती है हमारी इंटरनली जब हमें डायबिटीज होता है। तो या तो अनकंट्रोल बहुत हाई लेवल पे आपको डायबिटीज हो, या फिर एक्सट्रीम कंडीशन हो, स्टार्वेशन, यानी आप उसे भूखमरी कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में बॉडी के पास एनर्जी सोर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो फैट हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट करती है, और उसके बदले में होता क्या है। So incomplete oxidation and accumulation of ketone bodies. This may in turn lead to acidosis। तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जब बहुत ज्यादा फैट को अगर बॉडी
यूज करती है। जब एक्सेस में, मतलब बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट आप एनर्जी एज एनर्जी सोर्स नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी पूरा का पूरा एनर्जी कहाँ से यूज करेगी? फैट से। जब फैट मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें आपको फिर एक तरीके से एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सोडियम इम्बैलेंस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी के अंदर होगा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर आप कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेते हो, और पूरी की तरीके से जो फैट स्टोर है आपकी बॉडी के अंदर, तब पूरा बॉडी उसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है एनर्जी सोर्स के लिए। एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स, तो मतलब जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होते हैं उनको एक्सक्रीट करने में, यानी कि बाहर निकालने में भी क्या रोल है? तो यहाँ पर ग्लूकोरोनिक एसिड, अ मेटाबोलाइट ऑफ ग्लूकोज combined with chemical and bacterial toxins and some normal metabolites in the liver thereby helps in their excretion. तो यहाँ पर जो है ये कुछ केमिकल्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है उनको एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है। यानी कि जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर उससे क्या एक बनता है ग्लूकोरोनिक एसिड, तो वो उसका काम क्या है? कंबाइंड विद केमिकल, वो केमिकल्स के साथ कंबाइंड करता है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के साथ एंड सम नॉर्मल मेटाबोलाइट्स इन लीवर एंड thereby helps in their excretion, और जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हेल्प कर रहा है आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करने में, एक्ट एज प्रीकर्सर। Carbohydrate and their derivatives serve as precursors to compounds such as nucleic acid, connective tissue matrix and galactosides of nerve tissue. तो यहाँ पर एक प्रिकर्सर की तरह भी, यानी कि एक ऐसी चीज जिससे चीजें आकर कनेक्ट होती हैं और हेल्प एज अ प्रिकर्सर, कनेक्टर की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट एंड देयर डेरिवेटिव सच एज serves as precursor to compounds such as nucleic acid and connective tissue matrix and galactosides of nerve tissue. Precursors मतलब किसी के साथ आके कोई चीज को जुड़ने में, अटैच होने में हेल्प करता है। तो प्रिकर्सर की तरह भी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जिससे आकर आपका न्यूक्लिक एसिड कनेक्ट होता है एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड गैलेक्टोसाइट्स ऑफ नर्व टिश्यू। ओवरऑल पॉजिटिव हेल्थ, नॉन ग्लाइसेमिक including non-starch polysaccharide are beneficial for the function and physiology of gastrointestinal tract and thus have a positive effect on overall health. तो नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक क्या है, ये भी अभी हम आने वाले अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो मतलब कि जो हमारे अंदर ग्लूकोज को रिलीज नहीं करता, यानी कि तो वो बिल्कुल ग्लूकोज रिलीज नहीं कर रहा है, इसके अंदर ग्लूकोज नहीं है। सो नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग नॉन स्टार्च, तो यहाँ पर इसमें लिखा गया है नॉन स्टार्च, जिसका स्टार्च से ही तो मेटाबोलाइज होकर क्या बन रहा है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बन रहा है। तो जब नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स अगर उसके अंदर है तो वो बेनिफिशियल होता है फॉर द फंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारी पूरी गट हेल्थ के लिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं हमारी ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, यानी कि एनर्जी सोर्स के रूप में प्रोटीन को स्पेयरिंग इफेक्ट, प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप किसी भी कंडीशन में प्रोटीन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट उसकी पूर्ति करने का काम करता है, बट नॉट इन रेगुलर डाइट, बट कुछ इन इमरजेंसी केसेस में। एंड एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट होता है, जो जैसे कि अगर आप
आपका पूरा बॉडी एज एनर्जी सोर्स फैट को यूज करेगा, तो उससे बहुत सारे कीटोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरीके के मतलब प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि हमारे लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट के से ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। तो इस तरीके से ये एन एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स को बाहर एलिमिनेट करता है, एक्ट एज ए प्रिकर्सर। ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए भी कार्बोहाइड्रेट काफी अच्छा है। अब यहाँ पर बारी आती है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यानी कि पाचन किस तरीके से होता है, और इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी किस तरीके से करती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं। Dietary carbohydrate which are primarily present as polysaccharide ये हम कल पढ़ चुके थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड जो पॉलीसेकेराइड्स हैं। सो प्राइमरीली स्टार्च, क्योंकि हम मेनली स्टार्च को ही एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, followed by disaccharide and free monosaccharide supply 60 to 70% of energy to the body। तो हमारी जो मतलब कार्बोहाइड्रेट है वो एक अच्छा एनर्जी सोर्स है। सो इसमें प्रेजेंट एज पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड फ्री मोनोसेकेराइड। सप्लाई टू 60 to 70% ऑफ एनर्जी जो है हमारी वो कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी होती है। हाउएवर मोनोसेकेराइड्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, जबकि जो मोनोसेकेराइड्स हैं जैसे डायरेक्ट शुगर हो गया या कोई भी बहुत मीठी चीजें जो इस तरीके की होती हैं, वो ग्लूकोज डायरेक्ट अगर आप ग्लूकोज कंज्यूम करें, शुगर, चीनी को, तो ये सारे आपके जो हैं मोनोसेकेराइड्स हैं। तो जबकि मोनोसेकेराइड्स का जो पोर्शन है वो बहुत में होना चाहिए। To be absorbed from the gut, carbohydrate must be broken down to their constituents monosaccharide unit. Let us see how these carbohydrates are digested in the gut. तो कार्बोहाइड्रेट को पहले उसके जो सिंपलर फॉर्म है उसमें ब्रेक डाउन किया जाता है एंड उसके बाद बॉडी उसको जो है एब्सॉर्ब करती है। Digestion of carbohydrate, glucose and galactose are absorbed in the mucosal cells. Glucose and galactose cannot attach to the carrier unit. It has been preloaded with sodium as illustrated. Hence, you would realize that oral rehydration syrup (ORS) always contains sodium chloride and glucose sugar. Fructose is absorbed by facilitated transport involving a specific transporter or human glucose transporter are the integral protein which penetrate and spend the lipid bilayer of plasma membrane. Following absorption, the monosaccharide enter the portal circulation and are carried to the liver. Both galactose and fructose are converted to glucose in the hepatocytes. A part of glucose is converted in the glycogen, with some is catabolized energy in the liver. The remainder of glucose passes into the systematic blood supply and it is distributed among other tissues such as skeletal muscles, adipose tissue and kidney. तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा समझाती हूँ। वैसे ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, पर फिर भी इसको एक बार हम दोबारा से समझते हैं। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एब्सॉर्ब, तो ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है एंड गैलेक्टोज आर एब्सॉर्ब इन द म्यूकोसल सेल्स। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है कैनॉट अटैच टू द कैरियर यूनिट, तो ये अटैच नहीं होती एज अ कैरियर यूनिट, इट इज प्रीलोडेड विद सोडियम। तो इसके साथ ऑलरेडी जो सोडियम है वो अटैच होता है। अभी जैसे अगर आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग कुछ होता है तो आप ORS का जो लिक्विड होता है वो लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें केवल शुगर नहीं होता, उसमें सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जब आप डिहाइड्रेट होते हो तो आपके सॉल्ट्स भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो उन सब चीजों की पूर्ति करता है। तो ऑलवेज कंटेन सोडियम is absorbed by the, तो यहाँ पर अब हम ये समझते हैं जो एब्जॉर्प्शन है वो किस फॉर्म में होता है, मोनोसेकेराइड। एंड
जो हमारा यहाँ पर बोथ गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। गैलेक्टोज हो या फ्रक्टोज, ये फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में। इन द हिपेटोसाइट्स एंड अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड, और ग्लूकोज का एक हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। while some is catabolized for energy in the liver, the remainder of glucose, देखिए जो ग्लूकोज उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और वो स्टोर होता है लीवर के अंदर। अब उस लीवर में स्टोरेज का एक लिमिट है, उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर बचता है, तो रिमाइंडर ऑफ ग्लूकोज पासेस इनटू द सिस्टमेटिक ब्लड सप्लाई, वो फिर ब्लड में चला जाता है जो एक्स्ट्रा होता है लीवर में स्टोरेज के बाद, और वो फिर क्या होता है उसका, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर टिश्यू, तो वो आपकी स्केलेटन, मसल सेल्स एंड एडिपोज टिश्यू एंड किडनी, यहाँ पर चला जाता है जो और एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। तो मेनली जो स्टोरेज होती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज की, वो आपके या तो लीवर में होगी या आपके मसल सेल्स, एडिपोज टिश्यू एंड किडनी, यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज चला जाता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज का पूरा मैनेजमेंट चलता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आप स्टार्च के रूप में लेते हैं, उसका डाइजेशन के बाद ब्रेक डाउन होता है मोनोसेकेराइड के रूप में। मोनोसेकेराइड यानी कि आप सीधा उसको ग्लूकोज भी के रूप में, एंड ग्लूकोज हमारा एज अ सेल्स जो है जो यूज करती हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ग्लूकोज एनर्जी नहीं देता, ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। ग्लूकोज एज अ फ्यूल यूज करता है हमारी सेल्स, जिससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या होता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाती है, कुछ मात्रा तो लीवर में स्टोर होती है ग्लाइकोजन के रूप में, एंड अगर और एक्स्ट्रा है तो वो फिर आपके स्केलेटन मसल्स और जो पूरी मसल सेल्स हैं उनमें स्टोर होती हैं, कुछ एडिपोज टिश्यू एंड किडनी। तो इस तरीके से पूरा जो ग्लूकोज का मैनेजमेंट है वो चलता है यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वी नो दैट सम कार्बोहाइड्रेट absorb, some are digested slowly while some are not digested at all। तो हम देखते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट तो बहुत फास्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ थोड़ा स्लो होते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट होते ही नहीं है, जैसे कि सेलुलोज, जैसे कि फाइबर। किसी भी फ्रूट वेजिटेबल्स में जो फाइबर होता है तो वो हमारी बॉडी है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट, बट बॉडी उसको डाइजेस्ट भी नहीं करती है एंड एब्जॉर्ब भी नहीं करती है। तो जो फाइबर आप इनटेक कर रहे हैं फूड के अंदर, वो एज इट इज आपका क्लीनिंग के साथ बाहर चला जाता है। अब कुछ फास्ट वाले बचते हैं, कुछ स्लो डाइजेशन वाले कार्बोहाइड्रेट आपके बचते हैं। Thus it is obvious that different carbohydrate will raise blood sugar level to a different extent। तो जो देखिए अलग अलग लेवल पर वो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं। ब्लड ग्लूकोज में, ब्लड के अंदर कोई बहुत तेजी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देगा और कुछ धीरे धीरे बढ़ाएगा, तो इसी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। द एबिलिटी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, द एबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू रेज ब्लड ग्लूकोज इज रेफर्ड टू एज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। Glycemic index is a quantitative assessment of food based on postprandial blood glucose response after a meal, expressed as a percentage of the response to an equivalent carbohydrate portion of a reference food. The reference food is white bread with a glycemic index set at 100। ठीक है, तो देखिए कोई कार्बोहाइड्रेट जो भी एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स है कोई भी, तो वो किस स्पीड से, कितनी गति से आपके अंदर ग्लूकोज, इस के बेस पर ही यही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जैसे कि अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है
इसका मतलब है वो बहुत तेजी के साथ आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रिलीज कर रहा है। किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो इसका मतलब है वो धीरे धीरे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको रिलीज कर रहा है। देखिए अभी जो मतलब मीडिया आपका 3 कैटेगरी आप समझ लो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 मतलब जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं वो लगभग 20 के आसपास तक मिनिमम आपका लो ग्लाइसेमिक फूड है। एंड इसके बाद 20 से 36 या 40 तक आपका मीडियम वाला आता है एंड उसके ऊपर फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आ जाता है। तो यानी कि जितना रिफाइंड जैसे कि गेहूं का लगभग 55 से ऊपर ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, यानी कि बहुत तेजी से ग्लूकोज को रिलीज करता है ब्लड के अंदर। राइस का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई रहता है, 60 के अबव रहता है। और अगर आप गेहूं को और रिफाइंड करते मैदा के रूप में जाते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई होता मतलब जितना रिफाइंड में जाओगे उतना और हाई हो जाएगा। जितना उसमें फाइबर रहेगा उतना थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ओवरऑल गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि हाई आपने कोई ऐसी चीज खाई जिसमें कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है तो उससे क्या होता है कि तुरंत उसने पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर दिया उस फूड का, कार्बोहाइड्रेट का, एंड सारा ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया। अब बॉडी को तो तुरंत इतनी एनर्जी चाहिए नहीं, उसको तो इतना ग्लूकोज एकदम थोड़ी चाहिए इतना सारा। आप तो काम धीरे धीरे करते हैं तो एनर्जी भी स्लोली चाहिए। तो उससे क्या होता है बॉडी फिर उस ग्लूकोज को इधर उधर आप पढ़ ही चुके हैं तो वो से फिर कन्वर्ट करती है 1-2 घंटा। इसीलिए क्या होता है जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको एकदम बहुत तेज आलस आने लगता है, आपको लेथार्जिक फील होता है, आपको लगता है कि इधर लेट जाए उधर लेट। तो इसीलिए कि ऐसा खाना जब आप खाते हैं जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है तो उसके बाद आपको उतना ही नींद आएगा, उतना ही आलस आएगा। जितना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाएंगे उतने आप खाना खाने के पहले भी उतना ही हेल्दी रहोगे, खाना खाने के बाद भी और एनर्जी एक्टिव फील करेंगे। सो उससे क्या होता है कि वो पूरा डंप कर देता है, जैसे आपने ऐसे उठाया और ऐसे डंप कर दिया तो फिर उसको वो बॉडी फिर एडजस्ट करती है ग्लूकोज को, इधर फैट में कन्वर्ट करेगी इधर उधर तो 1-2 घंटा उसका एडजस्टमेंट में लगता है, तब तक आपको बॉडी आपका काम करने के लिए मन नहीं करता। तो अब बहुत सारे फूड ऐसे हैं, अनाज ऐसे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है। तो जितने जैसे कहते हैं ना मोटे अनाज खाइए, तो इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो इनका क्या होता है कि आपका, क्योंकि इस टॉपिक को अगर हम बहुत लंबा खींचेंगे तो काफी ज्यादा डिटेल में जाएगा, बात इतनी समझ लें। अगर लास्ट में हमारे पास समय बचा तो फिर हम इस टॉपिक में बात करेंगे, बट ओवरऑल आप इतना समझ लीजिए कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से आपको बचना चाहिए। ठीक है, आप टेबल बनाइए, सर्च करिए कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कौन कौन से हैं। उदाहरण के तौर पर जो जैसे कि जौ, ज्वार, मक्की, बाजरा, इनका कम हो जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी। अगर आप गेहूं का 55-60 के आसपास अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, चावल का तो 70 के ऊपर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इनका और कम होता है। जैसे चना है, चना, बेसन क्यों अच्छा माना जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्यों कहा जाता है कि आप खाइए चना, खाइए चने का आटा, खाइए बेसन, खाइए चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओनली 8 है, 8 है। फाइबर ज्यादा है और फाइबर जिसके अंदर ज्यादा होता चला जाएगा उतना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो भी होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप हाई फाइबर एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड इंटेक करना चाहिए। वो आपको धीरे धीरे एनर्जी देता है। जैसे व्रत होते हैं, उपवास, जैसे नवरात्रे चलते हैं तो नवरात्रों में हम सामक खाते हैं, कुट्टू खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है।
ऐसे अब इनमें फाइबर ज्यादा है एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, ऐसे फूड को उपवास में खाया जाता है। अन्न को नहीं खाया जाता। अन्न मतलब जैसे कि गेहूं चावल, अन्न के कई वो हैं। एक तो इनके अंदर एक चिपचिपा चीज भी होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए वैसे भी अच्छे नहीं, बट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को भी उपवास में नहीं लिया जाता। तो इनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि आपने उपवास में एक समय खाना खाया, आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए एनर्जी चाहिए, तो ऐसा फूड उसमें बताया गया है जो आपको धीरे धीरे स्लोली नेक्स्ट 24 आवर्स तक एनर्जी प्रोवाइड कराता रहे। और जितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होगा उतना वो आपको ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा छोड़ देगा आपके ब्लड में, पर जैसे ही 1-2 घंटे में उसने वो एडजस्ट करा, आपको फिर बॉडी को वापस से ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसने वो सारा ग्लूकोज तो इधर उधर एडजस्ट कर दिया। अब आपकी एनर्जी के लिए उसके पास, आपकी बॉडी के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो आपको क्या होता है, वापस से जल्दी भूख लगती है। ठीक है, तो इसीलिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आप मैदे का पिज्जा पास्ता खाते हो तो आपको भूख जल्दी लगेगी और ज्यादा, आपको हर 2-3 घंटे भूख लग जाएगी। लेकिन अगर आप मोटे अनाज खाते हैं तो आपको भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती, आपका पेट भरा रहता है। फाइबर रिच फूड अगर आप लेते हैं तो उनका उससे पेट आपका लंबे समय तक भरा रहता है। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि व्हाइट ब्रेड विद अ ग्लाइसेमिक, तो व्हाइट ब्रेड जो आप ब्रेड खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, हाईएस्ट 100। सो वो देखिए कि आपके ब्लड के अंदर कितना तेजी से ग्लूकोज को रिलीज करता है, और फिर क्या होता है, वो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता चला जाता है, और फिर आपका जैसे कि ब्लड से फिर वो आपके किडनी के द्वारा फ्लश आउट होता है, तो फिर इस तरीके से किडनी पर भी में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यही लिखा है, नोइंग अबाउट जीआई ऑफ फूड हेल्प अस। तो जीआई आप पहले चेक करिए किस फ्रूट का कितना होता है। जैसे कुछ कहा जाता है कि जिन्हें डायबिटीज है उनको ये फल नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना, तो किस बेस पे मना किए जाते हैं, इसी बेस पर कि अगर आपको डायबिटीज है तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आपको नहीं लेने, फ्रूट्स हर कोई चीज उनको मना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को या मोटापे वाले लोगों को ऐसे फ्रूट्स मना किए जाते हैं। तो यहाँ पर knowing about GI of food helps us in prescribing therapeutic diet like diabetic and energy controlling diet. You would realize that the dietary GI provide an indication of the rate at which carbohydrate food are digested. It allows a ranking of food from those which gives us give rise to the highest blood glucose and insulin. देखिए क्या होता है, इंसुलिन उतना ही तेजी, जितना ग्लूकोज अगर आपके बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो इंसुलिन उतनी तेजी से पैनक्रियास को रिलीज करना पड़ेगा। पैनक्रियास का काम है उसको सेल्स तक लेके जाना, इंसुलिन का काम है। अभी ब्लड में तो ग्लूकोज आ गया, पर ब्लड में कोई काम थोड़ी है ग्लूकोज का। ग्लूकोज को तो फाइनली सेल्स के अंदर पहुंचना है जहां वो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। अब एनर्जी सेल्स तक ले जाने का काम किसका, इंसुलिन का। अब ग्लूकोज बढ़ रहा है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उसको लगेगा कि भाई ग्लूकोज आता है तो इंसुलिन भी बढ़ाएगा। तो इस तरीके से, और क्या होता है कि बॉडी के सेल के अंदर तो ग्लूकोज चला गया, भेज दिया, अभी ब्लड में अभी तो उससे क्या होता है कि सेल्स को तो डिमांड चाहिए, सेल्स आपका सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि मुझे ग्लूकोज चाहिए। जैसे आपने ग्लूकोज रेजिस्टेंस सुना होगा, तो वो क्या होता है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचता, लेकिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। सेल्स मैसेज भेजती रहती है ब्रेन को कि आप जल्दी, क्योंकि वीकनेस आने लगती है ना, डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है, वीकनेस फील होती है, क्योंकि क्या हो रहा है, सेल के अंदर जहाँ एनर्जी प्रोडक्शन है वहां ग्लूकोज नहीं पहुंचता, क्योंकि सेल्स का गेट नहीं खुलता, और उससे वो ग्लूकोज ब्लड में ही बढ़ता चला जाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है
सेल्स के अंदर नहीं पहुंच रहा है, और सेल ब्रेन को मैसेज भेज रहा है और आपको वापस से फिर ट्रिगर करता है कि आपको फिर भूख लगती है, आप फिर कुछ खाते हैं, फिर इस तरीके से वो साइकिल, ब्लड में तो ग्लूकोज बढ़ गया आपके, लेकिन आपके सेल्स के अंदर उतना नहीं जा रहा। सो इसको आपका ग्लूकोज रेजिस्टेंस कहेंगे। सो ये एक पूरा साइकिल है। High GI food leads to rapid rise in blood glucose and insulin level. Insulinemia in turn may down-regulate insulin receptor and therefore reduce insulin efficiency, resulting in insulin resistance. So, जो मैंने अभी आपको बताया, on contrary, low glucose food result in reduce, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं वो क्या करते हैं, रिजल्ट इन रिड्यूस्ड पीक। वो जब धीरे धीरे, तो इंसुलिन को भी कहेंगे कि बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही रिलीज होएगा, तो रिड्यूस कर देता है पीक इंसुलिन की सीक्रेशन की, जो पीक है उसको कम करता है। रिड्यूस इंसुलिन डिमांड, मतलब इंसुलिन की डिमांड को भी कम करता है ना। अब आप समझ गए, दस डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ टाइप जो है 1 diabetes. The health benefit include type 2 diabetes. The health benefits include reduced insulin demand, improve blood glucose control and reduce, तो इंसुलिन की डिमांड को भी कम करता है और ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल भी करता है, एंड रिड्यूस ब्लड लिपिड लेवल्स को भी। तो ऑल दीज फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द diseases including diabetic and coronary heart disease and certain cancers. तो इस तरीके से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कितना हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए, अभी हमने ये ही जाना है यहाँ पर। एंड यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इस क्लास से मुझे ये एक मैं कहूँगी कि आपकी कोई क्वेरी नहीं आती, कोई डाउट नहीं होता, इतना इंटरेस्टिंग और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और समझोगे तो क्वेश्चन जरूर आपके पैदा होंगे माइंड में, फिर आप पूछेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आपके क्वेश्चन कभी पैदा ही नहीं होंगे, तो आप कुछ पूछते ही नहीं है, तो इसका मतलब आप ध्यान से इन चीज़ों को सुन भी नहीं रहे हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। जितनी मेहनत मैं आपको समझाने में कर रही हूँ उतना आप थोड़ा इनको समझ लें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, फिर अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं हमें मिला है, तो यहाँ पर हम आते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड यस, हेल्थ एक्सपेक्ट्स इन आवर डेली डाइट ऑलमोस्ट 60%। तो ये हम पढ़ ही रहे हैं, 60 to 70% जो एनर्जी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ दैम आर कॉम्प्राइज्ड ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च से हम लेते हैं जो 60 to 70% है, उसमें से भी बड़ा हिस्सा किससे लेते हैं, स्टार्च से लेते हैं। स्टार्च के किस चीज से हम लेते हैं, स्टार्च जैसे सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस एंड रूट वेजिटेबल्स। रूट वेजिटेबल्स जैसे आलू, शकरकंद, ये सब चीजें आती हैं। एंड पल्सेस हो गई, दालें, मिलेट्स हो गए, मोटे अनाज जिसको, एंड सीरियल्स और जो ग्रेन्स, इन सब से आप अपना मेन जो हिस्सा एनर्जी का है इनसे लेते हैं। A small amount is also contributed by sucrose. So, छोटा हिस्सा कुछ सुक्रोज से लेते हैं, जैसे शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज के रूप में मिली प्रेजेंट होता है, एज वेल एज लैक्टोज, एंड मिल्क और मिल्क में लैक्टोज के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है। इन सर्टेन डिसऑर्डर्स चेंजेस नीड टू मेड। लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में आपने काफी सुना होगा। इन केस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, द ingestion of lactose leads to passage of the sugar to the large bowel
where it is fermented to produce SCFA and gases which causes discomfort. Lactose is present in dairy products like milk, cheese, yogurt, ice cream. Hence, these products need to be avoided. लैक्टोज को कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है. लैक्टोज को जैसे ही के रूप में कार्बोहाइड्रेट को अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनका जो होता है लैक्टोज लीड्स टू पैसेज शुगर. तो वो क्या करते हैं तो वो कुछ उनका फर्मेंटेशन होने पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं. SCFA एंड गैसेस कुछ हार्मफुल गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं. तो लैक्टोज के से इंटॉलरेंस हो सकता है. तो ऐसे लोग अगर उसको कन्वर्ट कर लें दही के रूप में. लैक्टोज जब दही बनती है, दूध में तो लैक्टोज होता है लेकिन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसे दही के रूप में लेते हैं. तो दही से ऐसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो इसको दही के रूप में ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लैक्टोज से बचना चाहिए. जिनको इंटॉलरेंस जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे वो कोई दूध या दूध से बनी चीजें लेते हैं. तो ऐसे एंजाइम्स उनकी बॉडी रिलीज नहीं करती जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सके. तो वहां पर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज में भी डायग्नोज एज एक्स्ट्रावेटेड रिस्पॉन्स इन ब्लड शुगर concentration following ingestion in for fixed amount of glucose. The most common form of diabetes are insulin dependent diabetes mellitus or diabetes 1, non-insulin dependent diabetes mellitus, diabetes 2. DDM results from the autoimmune destruction of the A cells of the endocrine pancreas. The consequence of which is insulin insufficiency. In this the patient require exogenous supply of insulin. The amount of carbohydrate and frequency of feeding is modified and dependent on the insulin dose and the types of insulin and weight of person. अब डायबिटीज मेलाइटस क्या है? तो इसमें क्या होता है कि the most common form of diabetes are insulin dependent. देखिए यहाँ पे डायबिटीज को दो, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2. तो जो फर्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसको टाइप 1 कहा जाता है, एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जिसको टाइप 2 कहा जाता है. यानी कि ऑटो इम्यून, मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज है वो एक तरीके से ऑटो इम्यून या फिर आप हेरिडिटरी भी बोल सकते हैं जो डायबिटीज है. एंड इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कई बार नहीं होता है. तो इसमें क्या है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है. एंड जो सेकेंड है, कई बार क्या होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसमें ग्लूकोज का लेवल आपका हाई हो रहा है या किस वजह से आपको डायबिटीज हो रहा है. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी पैनक्रियाज है उसमें इसमें ए सेल्स लिखा है लेकिन बीटा सेल्स जो होती हैं, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं. The consequence of which is insulin insufficiency. So in this the patient require तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन की इनसफिशिएंसी, इंसुलिन की पूर्ति नहीं हो पाती तो उनको बाहर से इंसुलिन सप्लाई किया जाता है. एंड द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को भी रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग को भी कंट्रोल किया जाता है. बहुत सारी चीजें हैं. अभी यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो उसको बहुत लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब ये इसमें क्या होता है कि आपका ग्लूकोज बॉडी ने यूज लिया और वो फटाफट उसने डाइजेस्ट कर लिया. अब उसके अंदर कमी हो जाती है क्योंकि को एज एनर्जी सोर्स कुछ भी नहीं मिल रहा होता एक डायबिटिक पेशेंट को.
तो इसीलिए इसलिए क्योंकि लगभग 2 घंटे ही लगते हैं उस पूरे डाइजेशन की प्रोसेस को, तो इसीलिए कहा जाता है कि हर 2 घंटे के बाद उसको कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को फास्टिंग नहीं करना चाहिए, ना ही ओवर ईटिंग करें ना फास्टिंग, दोनों चीज, अंडर ईटिंग और ओवर ईटिंग, उसके लिए दोनों हार्मफुल। तो ओवर ईटिंग करेंगे तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अंडर ईटिंग करेंगे तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर। तो अगर वो थोड़ा समय तो जैसे 2 घंटे तो उसको मिल रहा है, लेकिन अगर आप 4-5 घंटे गैप दे दिया तो उसके अंदर फिर, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टोर कुछ भी नहीं है, बस जा रहे तुरंत वो सब मेटाबोलाइज हो रहा है और ग्लूकोज पूरा ब्लड में बढ़ रहा है, एंड जो एक्स्ट्रा होता है वो किडनी के द्वारा फ्लश आउट हो जाता है। और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट का जो, जैसा आप यूरिन चेक करते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर कहीं इधर उधर ना ही स्टोर हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है और फिर वो ड्रेन आउट होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बार बार भूख लगती है, और अगर कुछ ना मिले तो उसको इससे वीकनेस फील होता है। तो ये तरीका है। लेकिन हाँ, डायबिटीज को बहुत आसानी से, अगर आप खान पान के बारे में थोड़ा सा अवेयर हैं, योग के बारे में, इन सब से, एक अच्छे लाइफ स्टाइल से आप डायबिटीज को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। Blood glucose regulation. Normally after a meal, when blood glucose levels increase, the peptide hormones such as cholecystokinin secrete from endocrine cells within the mucosa of the small bowel, amplify the response of the B cells of the pancreas, resulting in the secretion of insulin. इंसुलिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, तो वो पूरा ट्रांसपोर्ट चलता है ग्लूकोज का इन द एडिपोसाइट्स एंड मसल सेल्स एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस, यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स, बायोसिंथेसिस, द रिटर्निंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज टू होम्योस्टेटिक लेवल। तो ग्लूकोज का क्या होता है यहाँ पर, ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स में। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। thus returning the blood glucose to homeostatic level। जब वो एक मतलब जहां तक उसकी जरूरत है तो उसका होम्योस्टेटिक लेवल आ जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज को सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज व्हेन द ग्लूकोज लेवल इज हाई इन ब्लड। हाउएवर व्हेन ग्लूकोज लेवल फॉल्स इन केस ऑफ पोस्ट absorptive state, the fall in blood glucose signals the reversal of the pancreatic hormonal secretion, decrease insulin and increase glycogen glucogen release. Blood glucose levels are maintained by the glycogen, and in this way the glucose demand of brain and RBC तो पूरी होती है। देखिए यहाँ पर उसका उल्टा बताया गया है। अगर आपके ब्लड के अंदर फिर ग्लूकोज की कमी होने लगती है अगर, तो द फॉल इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स सिग्नल्स द रिवर्सल ऑफ द पैनक्रिएटिक हार्मोनल सीक्रेशन, यानी कि डिक्रीज इंसुलिन लेवल एंड इंक्रीज ग्लाइकोजन रिलीज। तो फिर क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर मेंटेन, ग्लूकोज लेवल को तो मेंटेन करना ही है। अब जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसका ब्रेकडाउन, जो ग्लूकोज की डिमांड है वो पूरी कर दी जाती है। टू मच ऑफ फ्लक्चुएशन इन दिस प्रोसेस लीड्स टू डायबिटिक। अगर ये फ्लक्चुएशन, देखिए कभी कभी वो आप फास्टिंग पे हैं, लंबे टाइम, किस दिन कुछ नहीं, तो अलग चीज है,
अगर आप रोजाना इसी तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं तो ये लीड्स टू डायबिटीज। तो इससे डायबिटीज हो सकता है। Diabetes, which is a metabolic disorder, affects the normal lifestyle of an individual, is also related to the amount of glucose in the blood. Diabetics have a monitor and control their total carbohydrate intake in order to keep diabetic under check. तो क्या आप डायबिटीज इन सब चीजों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? कि आज हमारा अभी यहाँ तक हमने ओके, तो चलिए अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्या है? इंडेक्स वो कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी ब्रेक हो रहा है ग्लूकोज में, उसका रेट है ये। मतलब हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, जैसे आपने बताया ना जी। हाँ, हर फूड का अपना एक कार्बोहाइड्रेट का जो भी फूड सोर्स है उसका अपना एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और ध्यान दीजिए जिसका जितना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि कुछ जैसे वीट एंड राइस हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। इनको जब कुछ सभी ग्रेन्स को जब कैटेगराइज किया गया तो इनको नेगेटिव कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि इनके अंदर जो फाइबर था वो बहुत ही मिनिमम था एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई था। तो ये ऐसे ग्रेन्स हैं जो आपके अंदर डिजीज को पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा मतलब रिस्की हो, एक रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि because they have both have low fiber content and high glycemic index. So इनका 70 जितना रिफाइंड होता जाएगा उतना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता जाएगा इनका। एंड फाइबर कंटेंट ऑलमोस्ट 1 to 2%। जो 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 कैटेगरी आप जो चीज आज आप यूज कर रहे हो उनका नॉर्मली आप देखोगे तो गेहूं का ग्लाइसेम फाइबर थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा, बट जिस रूप में आजकल हम यूज करते हैं उसका जो फाइबर है वो काफी मिनिमम होता है। राइस का तो ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। फिर आता है जो न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं, जैसे जौ, ज्वार, मक्की, बाजरा, रागी, इन सब के अंदर फाइबर ठीक ठीक होता है एंड इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी मीडियम कैटेगरी का होता है। 20-25 मतलब वेरी करता है, अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। एंड फाइबर भी इनके अंदर 2 to 8% होता है, मतलब ठीक ठीक होता है। तो इसलिए आपको नॉर्मल रूटीन में भी इन अनाज को यूज करना चाहिए मौसम के अनुसार। अगर आप एंड कुछ पॉजिटिव मिलेट्स भी आज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे सामक का चावल, कंगनी और ब्राउन टॉप मिलेट, इससे ये 5 मिलेट्स हैं। तो इन मिलेट्स के अंदर वेरी हाई फाइबर कंटेंट होता है एंड वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो इसमें आपके आते हैं जो सामक का चावल है, यानी कि बार्नयार्ड मिलेट आता है, ब्राउन टॉप मिलेट आता है एंड जो है इसमें और आता है फॉक्स मिलेट में, फॉक्स मिलेट जो है फॉक्सटेल नहीं आएगा, वो आपका न्यूट्रल कैटेगरी में आएगा। इन 5 मिलेट है। तो कोडो मिलेट आता है, कोडो मिलेट आएगा, ब्राउन टॉप मिलेट आएगा, बार्नयार्ड मिलेट आएगा एंड यस। सो इस तरीके से 5 मिलेट्स आज मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे, मैं कल आपको 5 मिलेट्स के नाम बताऊंगी। तो दे हैव वेरी हाई फाइबर एंड वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में अगर न्यूट्रल को भी रखते हैं तो वो भी आपके लिए गुड है। तो टाइम हमारा पूरा हो चुका है, तो आप लोग अभी आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। हेलो मैम, एक क्वेश्चन है, डायबिटीज वालों को फिर ये मिलेट्स ही खाना चाहिए, गेहूं चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी चावल?
नहीं, डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गेहूं बिल्कुल मना होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से आप गेहूं चावल को यूज करना चाहिए। एंड अगर आप 100% रिप्लेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इनको यूज भी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो एक देखने वाली बात होती है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम।